नमस्कार, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास प्रकाश की रहने वाली है और विज्ञान विषय का बहुत रोचक चैप्टर है प्रकाश। फिजिक्स का यदि आप देखोगे तो फिजिक्स में सबसे पहले यही चैप्टर आता है, प्रकाश वाला। तो प्रकाश का जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत व्यापक चैप्टर है। इसमें कई टॉपिक्स एक साथ आ जाते हैं। तो लगभग जितनी भी क्लास चलेगी आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और यदि आपने कहीं से पढ़ा हुआ है तो उसको रिवीजन मारिएगा। प्रकाश क्या होता है, कहाँ अपन उसका उपयोग लेते हैं, कहाँ अपन देखते हैं इसको, प्रकाश या लाइट। प्रकाश क्या चीज़ है, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि प्रकाश के कारण ही हमको दिखाई देता है। तो प्रकाश दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश क्या करता है, दृश्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी कारण से अपन को क्या दिखती है, वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तुएं दिखाई देती, प्रकाश के बिना अपन को वस्तुएं दिखाई दे ये जरूरी नहीं है, तो वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश का पहला योगदान क्या हुआ कि हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है वो प्रकाश के कारण दिखाई देती है। माना कि कोई वस्तु को देखना है तो उस पर आप टॉर्च डालोगे या प्रकाश डालोगे, वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचेगा और आपको वस्तु दिखाई देगी। तो प्रकाश का काम होता है वस्तु को दिखाना। फिर दूसरी चीज, प्रकाश क्या है, सब प्रकाश ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आप देखते हो प्रकाश के कारण वस्तु गर्म होती है, यानी ऊष्मा प्रभाव दर्शाती है। तो प्रकाश ऊष्मीय प्रभाव दर्शाता है, इस कारण से आप देखते हो थर्मामीटर में विक्षेप आता है। थर्मामीटर में क्या आता है, परिवर्तन आता है या विक्षेप आता है। जैसे बुखार चढ़ गया किसी को तो उस थर्मामीटर के माध्यम से पता चल जाता है कि शरीर का तापमान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। दूसरी चीज, यदि कोई वस्तु है तो आप देखते हो कि प्रकाश के कारण वो गर्म हो जाती है। तो ये भी क्या होता है, प्रकाश ऊष्मीय प्रभाव है। और चीज देखो, जो प्रकाश की जो किरण होती है ये एक अनुप्रस्थ किरण होती है। अनुप्रस्थ किरण, अनुप्रस्थ किरण का मतलब ये होता है कि किसी भी कण से टकराने के बाद वो विशेष कोण से मुड़ जाती है, लगभग लंबवत मुड़ जाती है। तो वो कैसी किरण है, अनुप्रस्थ किरण है। तो ये आप याद रखो, प्र से प्रकाश और प्र से अनुप्रस्थ। दूसरी किरण होती है अनुदैर्ध्य किरण, वो प्रकाश नहीं है, ध्यान रखिएगा। अनुदैर्ध्य का मतलब समांतर, यानी प्रकाश की किरण गति कर रही है और उसके समांतर कोई चीज कंपन कर रहे हैं कण, तो अनुदैर्ध्य है। लेकिन प्रकाश के यदि कोई भी किरण जा रही है तो जो कण होते हैं उसके लंबवत कंपन करते हैं, इस कारण से किस प्रकार की किरण है, अनुप्रस्थ किरण है। आगे देखिए प्रकाश के बारे में। ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश के बारे में न्यूटन ने क्या बताया था, बताया कि जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति दर्शाता है। कणीय प्रकृति दर्शाता है, यानी प्रकाश एक कण के रूप में चलता है। तो न्यूटन ने कहा था साहब प्रकाश एक कणीय प्रकृति का होता है। प्रकाश के 7 रंग भी न्यूटन ने ही बताए थे, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सों को ये समझा नहीं पाया, जैसे ध्रुवण नहीं समझा पाया, है ना। तो कुछ चीजें ये विवर्तन नहीं समझा पाया, तो कुछ चीजें समझा नहीं पाया, तो इसका जो सिद्धांत था पूर्ण रूपेण सही साबित नहीं हुआ। दूसरा, न्यूटन के बाद में हाइगेंसबर्ग आया। उसने कहा साहब ये कैसा है, तरंगीय प्रकृति का है। तो प्रकाश किस प्रकार का बताया इसने, कि एक वेव फॉर्म में होता है, तरंगीय प्रकृति के रूप में होता है, तरंग के रूप में चलता है। लेकिन हाइगेंसबर्ग कुछ प्रभाव बता नहीं पाया, जैसे कॉम्पटन प्रभाव नहीं बता पाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाया। तो इन दोनों में रसाकसी में आइंस्टीन आया या प्लांक आया। उससे पहले प्लांक ने कहा कि सब प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा के बंडल होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं, और इन बंडल को बोलते हैं क्वांटम। और इसी का एक गणितीय रूप दिया था आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने क्या बताया कि साहब प्रकाश ऊर्जा के बंडल तो होते हैं, लेकिन उन ऊर्जा के बंडल को क्या बोलते हैं, फोटोन कहते हैं। और इसमें ऊर्जा का रूप किस प्रकार से होता है, ई बराबर एच न्यू, इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ई बराबर एच न्यू सूत्र किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था।
एच का मतलब होता है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। और न्यू का मतलब होता है आवर्ती, प्रकाश की क्या आवर्ती है। और ई का मतलब होता है ऊर्जा। तो ये दिया था आइंस्टीन ने। तो मोटे तौर से ध्यान रखना, न्यूटन ने कणीय सिद्धांत, हाइगेंसबर्ग ने तरंगीय सिद्धांत, प्लांक ने ऊर्जा का बंडल, आइंस्टीन ने फोटोन का सिद्धांत दिया था। कुल मिलाकर हमारे पास निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश होता है उसमें द्विप्रकृति होती है, मतलब द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है, जिसमें तरंग भी होता है और कण भी होता है। तो कणीय फॉर्म में भी होता है और तरंग के रूप में भी होता है। और ये जो सिद्धांत दिया था द्वैत प्रकृति का, वो दिया था डी ब्रोगली ने। एग्जाम में सीधा आता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। अब द्वैत प्रकृति है तो कुछ सिद्धांत ये समझा देगा, कुछ सिद्धांत वो समझा देगा, यानी इसमें अपवाद का फॉर्म कोई बचता ही नहीं है। तो प्रकाश द्वैत प्रकृति का बताया किसने, डी ब्रोगली ने बताया। ठीक है, तो कंक्लूजन अपने पास ये निकला कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, और बताया किसने, डी ब्रोगली ने। ठीक है, आगे देखिए, ये जो प्रकाश होता है मुख्य रूप से प्रकृति में कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से इसका स्रोत होता है सूर्य। और इस सूर्य में किस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो प्रकाश उत्पन्न होता है नाभिक के संलयन प्रक्रिया से। तो सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिक के संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया होती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया से क्या होती है, बहुत मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये ऊर्जा किस रूप में निकलती है, ऊष्मीय रूप में। इसलिए सूरज को कहते हैं आग का गोला है। तो सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिक के संलयन होती है, यानी छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा का विसर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। फिर अगली बात, ये जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनटों में पहुंचता है, 8 मिनट और 20 सेकंड में, 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचता है। यदि सेकंडों के फॉर्म में आपको नहीं मिले तो आपको ऐसा पूर्ण रूपेण ये मिल सकता है 500 सेकंड में साहब। तो लगभग 500 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है कौन सा, सूर्य का प्रकाश। फिर अपन आगे बात करें प्रकाश की। ये जो प्रकाश होता है सूर्य का, यहां अपन बात करें सूर्य के प्रकाश की, यहां भी सूर्य की ही बात की। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो चंद्रमा से टकराता है। किससे टकराता है, चंद्रमा से। और चंद्रमा से टकराने के बाद में चंद्रमा पे कौन सी घटना होती है, परावर्तन की घटना होती है। परावर्तन का मतलब होता है किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर प्रकाश का मुड़ जाना या वापस लौट आना, परावर्तन कहलाता है। तो सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर गिरती है तो परावर्तन की घटना होती है। इसी कारण से चंद्रमा की चांदनी अपन को दिखती है और चंद्रमा अपन को दिखाई देता है। तो कौन सी घटना होती है चंद्रमा पर, परावर्तन की घटना होती है। इस चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1 मिनट के भी 28वें भाग में, 1 मिनट के भी 28वें भाग में पृथ्वी पर पहुंचता है। मतलब 1 सेकंड और 28 मिली सेकंड के आसपास पहुंचता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा आप। तो ये मोटे तौर से प्रकाश की खासियतें हुई। प्रकाश की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये बताया था किसने, मैक्सवेल ने। किसने बताया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, मैक्सवेल ने बताया था। यानी एक प्रकाश होती है, इस प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश को माध्यम की जरूरत होती है वहीं पर चलेगा, तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरण बताया और इसने यह बताया कि प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहां होगी, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी निर्वात में। निर्वात के बाद किस में होगी, गैस में। गैस के बाद किस में होगी, द्रव में। और सबसे कम किस में चाल होगी, ठोस में। और ठोस कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, तभी तो प्रकाश की चाल होगी।
अपारदर्शी में तो प्रकाश एक सतह से दूसरी सतह में जा ही नहीं सकता, तो प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में। दूसरा फिर गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। आपसे पूछ ले प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आप चीज ध्यान रखना कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल निर्वात में इतनी होती है, चाहे किलोमीटर में पूछ ले, चाहे आपको ये पूछ ले मीटर में पूछ ले, तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा। और सुनिए, यदि प्रकाश को आप पूछ ले कि प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं आपको ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखनी है एक तो परावर्तन, और दूसरा ध्यान रखना है अपवर्तन, और फिर तीसरी घटना याद रखनी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और आपको ध्यान रखना है विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। इतनी सारी घटनाओं को अपन आज पढ़ेंगे। अब इसमें प्रश्न क्या बाहर जाना है, सारी घटनाएं अपन पढ़ लेंगे, लेंस पढ़ लेंगे। अब इन्हीं अपवर्तन पे कौन आधारित है, लेंस, और परावर्तन पर कौन आधारित है, दर्पण। लेंस पढ़ लेंगे, दर्पण पढ़ लेंगे, और दृष्टि दोष भी पढ़ लेंगे, यानी आंखों से संबंधित जो भी है वो भी पढ़ लेंगे, आंख एवं दृष्टि दोष या दृष्टि दोष एवं निवारण। तो ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें कोई फैक्ट आपके पीछे नहीं रहेगा, ढंग से देखना, अच्छे से देखना इसको। पहली घटना अपन ले रहे हैं परावर्तन। परावर्तन इस परावर्तन के बारे में ढंग से समझिएगा आप। परावर्तन क्या चीज होती है, क्या नियम होते हैं, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं, कितने भागों में बटा हुआ होता है। परावर्तन या रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या परावर्तन को परिभाषा में देखें अपन तो सूर्य की प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौट आती है उसे बोलते हैं परावर्तन। सामान्य भाषा में कहें, आप किसी चीज के लिए किसी पास जाते हो और आपको वो चीज देवे ही नहीं और आपको वापस लौटा दे, वो होता है परावर्तन। ठीक है, तो जैसे आप गए हो वैसे ही वापस लौट आए हो, वो होता है परावर्तन। तो साइंस में इसकी परिभाषा है कि सूर्य की किरण, या सूर्य जरूरी नहीं, प्रकाश ले लो आप, प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर, किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः लौट आती है, टकराकर पुनः लौट आती है, क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिए आप, ये कोई सतह है, अपारदर्शी सतह, सूर्य की प्रकाश आई, टकराकर पुनः चली गई, पुनः चली गई, ये क्या है, परावर्तन है। अपन को याद रखने परावर्तन के रूल क्या है, नियम क्या है। तो नियमों के लिए आप एक डायग्राम देखिए। माना कि कोई एक किरण में ले रहा हूं, ये सूर्य की प्रकाश की किरण आई, सूर्य जरूरी नहीं, प्रकाश की किरण भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो प्रकाश की किरण आई, टकराकर पुनः लौट गई, और इन दोनों किरणों के मध्य खींचा जाता है अभिलंब, इसे बोलते हैं अभिलंब। आने वाली किरण कौन सी होती है, आपतित किरण। टकराकर जाने वाली होती है परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन से हो रहा है तो परावर्तित किरण। इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है आपको, यह समझ में आ रहा है कि आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, बीच में खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। यानी ये इस प्रकार से देखें तो आने वाली आपतित, जाने वाली परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में
होते हैं। एक चीज तो ये ध्यान पड़ी। दूसरी चीज, जितना कोण आपतित किरण इस अभिलंब के साथ बना रही है उतना का उतना कोण जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ बनाती है। इसे बोलूं यदि कोण आई इंडेक्ट तो कोण आर यानी रिफ्लेक्टेड, तो ये कोण आई बराबर दूसरा नियम हो गया, कोण आई बराबर कोण आर। यानी जितना कोण अभिलंब के साथ आपतित किरण बनाती है उतना का उतना कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। और तीसरा नियम यदि आप ध्यान रखना चाहें तो इस प्रकाश की परावर्तन की घटना में आवर्ती परिवर्तित नहीं होती, आवर्ती परिवर्तित नहीं होती। यदि आपके एग्जाम में कोई प्रश्न ऐसा आ जाए कि प्रकाश में यदि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी चीज परिवर्तित नहीं होती, तो उसकी कभी भी आवर्ती कभी परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि आवर्ती प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, यानी किस स्रोत से प्रकाश निकल रहा है उस पर निर्भर करती है। तो आवर्ती कभी भी परिवर्तित नहीं होती। तो ये ध्यान रखना 3 रूल आप। ठीक है जी। अगला देखो, ये जो परावर्तन होता है 2 प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है साहब नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित या विस्तृत, अनियमित या इरेगुलर या विस्तृत परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। नियमित परावर्तन का मतलब होता है ऐसी सतह जो बहुत चिकनी हो और उस चिकनी सतह से प्रकाश टकरा कर जाता है तो एक विशेष कोण से टकरा कर जाता है। जबकि अनियमित यानी थोड़ी जो सतह होती है वो बिल्कुल थोड़ी खुरदरी होती है, तो प्रकाश किसी भी दिशा में जा सकता है, कोई फिक्स उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है, प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है। इस आधार पर परावर्तन को 2 भागों में बांटा है। ये कैसी है? अपारदर्शी सतह है। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि सतह कैसी होती है? चिकनी होती है। तो इसमें सतह कैसी होती है भाई? चिकनी सतह होती। इसमें सतह कैसी होती है? खुरदरी सतह होती है। सतह कैसी होती है? खुरदरी होती है। निश्चित दिशाओं में प्रकाश की किरण गति करती है, निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। यानी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद में निश्चित दिशा में प्रवेश कर रही है, दिशा में जा रही है, तो कैसा है? नियमित परावर्तन है। कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, अनिश्चित दिशा में होती है। अनिश्चित दिशा में परावर्तित। तो सतह इसमें चिकनी, उसमें खुरदरी, निश्चित दिशा में परावर्तन, और उसमें अनिश्चित दिशा में क्या होता है? परावर्तन होता है। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के सीधे प्रश्न आते हैं। बूट पॉलिश। बूटों को पॉलिश करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि सतह कैसी हो जाए? चिकनी हो जाए, परावर्तन अच्छा हो, वो आकर्षक दिखे। ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में क्यों जाती है लड़कियां? ताकि उनकी चेहरा या चिकना बने, चिकना बनेगा तो परावर्तन अच्छा होगा। फर्श की टाइलें चिकनी होती, क्यों? परावर्तन अच्छा हो, अच्छी चमकीली दिखाई दे। और दर्पण का सिद्धांत, मिरर देखते हो अपन, कांच, सामान्य कांच, वो भी कैसा है? परावर्तन कौन सा? नियमित परावर्तन पर आधारित है। अनियमित, जहां कहीं भी आप उजाला देखते हो, उजाला इसी के कारण होता है। जैसे आप देखते हो सूर्य के प्रकाश जैसे सुबह सुबह होता है, तो जैसे ही आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की जो खुरदरी सतह होती है वहां से टकराकर प्रकाश बिना किसी दिशा के बिल्कुल परावर्तित होता रहता है, उससे उजाला फैलता है। एक और एग्जाम्पल देख लो, घने जंगल है, वृक्षों से घिरा हुआ जगह है, फिर भी देखना आप उसके नीचे प्रकाश या उजाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश पत्तियों से टकराकर दिशाहीन हो जाता है, तो फिर उजाला नीचे भी होता है। तो घने जंगलों में होने वाला उजाला या आता हुआ प्रकाश, घने जंगलों में आता हुआ प्रकाश, बंद कमरे में किसी छिद्र से आता हुआ प्रकाश, तो उस छिद्र से जैसे ही प्रकाश आएगा तो उस बंद कमरे में भी थोड़ी बहुत क्या करेगा? उजाला करेगा। चंद्रमा का परावर्तन या चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा का
परावर्तन किस प्रकार का होता है भाई? अनियमित परावर्तन होता है। तो मोटे तौर से उजाला वाली चीजें ध्यान रखना और चंद्रमा का परावर्तन ध्यान रखना, किसमें? अनियमित परावर्तन में। ठीक है, तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। सतह चिकनी, इसमें सतह खुरदरी, निश्चित दिशा में परावर्तित और उसमें कोई विशेष दिशा नहीं होती है। तो ये तो बात हुई किसकी? परावर्तन की। अब देखिएगा आप जो प्रकाश होता है उसमें रंग कितने होते हैं साहब? 7 रंग होते हैं। किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। 7 रंग कौन कौन से होते हैं भाई? तो आप देखिए 7 रंग होते हैं। बेजानी हप्पी नाला, बेजानी हप्पी नाला, ये प्रकाश में कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। बे का मतलब बैंगनी, बे का मतलब बैंगनी, यहां लिख लेता हूं मैं बैंगनी। हालांकि आप सबको पता है जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंग्लिश में बात करें तो विबग्योर, आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लो। विबग्योर करना चाहो तो वो कर लो, और नहीं तो ये बेजानी हप्पी नाला याद कर लो। अब चीजें कहां से पुटअप होती वो आता है कि प्रकाश में माना कि कोई आपको सफेद कपड़ा है, माना कि कोई काला कपड़ा है। सफेद आपको सफेद क्यों दिखेगा? क्योंकि प्रकाश जब 7 रंगों में मिश्रित होता है, 7 रंगों से बना हुआ होता है, तो सफेद दिखेगा आपको। सफेद गर्मियों में कहते हैं कपड़े सफेद पहनो, क्यों भाई? इसलिए कहते हैं क्योंकि सफेद कपड़े का काम ये होता है कि पूरा का पूरा क्या होता है? परावर्तक होता है, यानी किसी भी रंग को ग्रहण नहीं करता है, इसी कारण से वो सफेद होता है। तो किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करता, किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करता, रंग को अवशोषण नहीं करता, इसलिए वो क्या है? सफेद है। माना कि सफेद मेरे शर्ट पहना हुआ है, माना कि, तो सूर्य के प्रकाश की किरण जैसे ही आएगी वो टकरा कर वापस लौट आएगी, अवशोषण एक भी किरण का नहीं होगा, किसी भी रंग का नहीं होगा, इसी कारण से वो सफेद दिखाई देता है। और माना कि मैंने काला कुर्ता पहना हुआ है, तो काला क्यों दिखता है? क्योंकि वो सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। अब जब सब रंग अवशोषित हो जाएंगे तो कोई भी रंग बाहर नहीं निकलेगा, परावर्तित होगा नहीं, तो किसी भी प्रकार का रंग दिखेगा नहीं, तो काला दिखता है। अब जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है, क्यों होती है? क्योंकि हरे रंग को ही बाहर निकालती, बाकी सारे रंग अवशोषित कर लेती है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? कि जिस प्रकार का जो रंग होगा, आपको जो रंग दिखाई देता है उसी रंग को बाहर निकालता है, बाकी सारे के सारे वो वस्तु अवशोषित कर लेती है। ठीक है जी। और सफेद में किसी भी रंग का अवशोषण नहीं होता, काले में किसी भी रंग को परावर्तन नहीं किया जाता, यानी सारों को अवशोषण कर लिया जाता है, इसलिए वो काला दिखाई देता है। ठीक है जी। तो ये थोड़ी बातें आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये बनता है कि मध्यम रंग कौन सा होता है? आपको पूछ ले प्रकाश के रंगीय स्पेक्ट्रम में मध्यम रंग कौन सा होता है, तो बताओ। 3 इधर और 3 इधर, बीच में कौन सा रंग बचा? हरा। तो प्रकाश में मध्यम रंग कौन सा होता है? हरा या ग्रीन। दूसरा प्रश्न ये बनता है मध्यमान रंग कौन सा होता है? अब आप कहो गुरुजी ये तो ज्यादा ही हो रहा है, मध्यम अलग और मध्यमान अलग होता है, या माध्य रंग। तो यहां आप किसको सिलेक्ट करना? पीला को, यानी येलो को। आप कहोगे सर कैसे? तो जब तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, इस पूरे स्पेक्ट्रम के जब लैम्डा की बात करते हैं, लैम्डा का मतलब तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य इनका लगभग होता है 4000 से लगाकर 7000 तक। लगभग कह रहा हूं, एग्जैक्ट मान तो 3800 से 6800 के आसपास है, लेकिन माना कि इनका जो तरंगदैर्घ्य है 4000 से लगाकर 7000 एमस्ट्रॉम है, 7000 एमस्ट्रॉम है। तो अब इन दोनों मान के बीच में, यानी 4000 और 7000 दोनों मान के बीच में कौन सा रंग आता है?
पीला आता है। और इस पीले वाले मान के इस तरफ भी बराबर तरंग दैर्ध्य है और इस तरफ भी बराबर तरंग दैर्ध्य, इस कारण से इसको माध्य रंग कहते हैं या माध्यमान रंग कहते हैं। बात आई समझ में? तो एग्जाम में आ जाए माध्यमान या माध्य रंग तो पीला करना, और मध्यम रंग आ जाए तो हरा करना। ठीक बात है, ये दोनों प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। अगली बात, अगला आपसे पूछा जाएगा, यही मैं इसी में बता दूं, चलो अगला लेके बताता हूं मैं आपको। आपसे पूछ ले सर्वाधिक ऊर्जा किस रंग में होती है, आपसे पूछ ले सर्वाधिक आवर्ती किस रंग की होती है, आपसे पूछ ले सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग की होती है, तो थोड़ा सा यहां ध्यान देना। तरंगदैर्ध्य पूछे, चाहे आवर्ती पूछे, चाहे ऊर्जा पूछे, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, तरंगदैर्ध्य का मतलब म्यू या फिर वी, और इसको तरंगदैर्ध्य को बोलते हैं लैम्डा। अब यहां आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ऊर्जा आपसे पूछे तो सर्वाधिक ऊर्जा किस रंग की होती है, तो यहां आप देखो इस स्पेक्ट्रम में देखो कि जो इस तरफ वाले जो भी रंग है वो सर्वाधिक ऊर्जा वाले होते हैं, जबकि उस तरफ वाले जो रंग है उसमें सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, इसके अलावा लाल में सब कम होता है। वापस सुनना, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, इसके अलावा लाल का सब कम होता है। ये यदि लाइन आपको याद रह गई तो न तो तरंगदैर्ध्य गलत होवे, ना आवर्ती गलत होवे, ना ऊर्जा गलत होवे, ना अपवर्तनांक गलत होवे, ना विक्षेपण गलत होवे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ऊर्जा की यदि बात करें तो मैं वापस रंग लिखता हूं, माना कि मैं लिखता हूं विबग्योर। तो यदि इस तरफ से मैं इस तरफ बढ़ूं, यानी लाल की ओर बढ़ूं, तो सर्वाधिक ऊर्जा चाहे आवर्ती चाहे तरंगदैर्ध्य, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि दो भागों में बांटूं, सबसे ज्यादा और सबसे कम। यदि आपसे पूछे सर्वाधिक ऊर्जा किस रंग की, तो लाल की केवल तरंगदैर्ध्य ज्यादा, बाकी सब कम। इसका मतलब सर्वाधिक ऊर्जा किसकी? बैंगनी की। सर्वाधिक ऊर्जा किसकी? बैंगनी की। सर्वाधिक आवर्ती किसकी? बैंगनी की। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक किसकी? लाल की। लाली मेरे लाल की, जित देखूं बित लाल, लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो लाल की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती, बाकी सब कम होता है। सबसे कम किसका? लाल का। यहां सबसे कम किसका? लाल का। लेकिन तरंगदैर्ध्य की बात आ जाए तो सबसे कम किसकी होगी? बैंगनी की। बात आई समझ में? यदि आपसे पूछे सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य किसकी? लाल की। सबसे कम किसकी? बैंगनी की। इसके अलावा सब बैंगनी की ज्यादा ही होता है। अब ये आपसे पूछ ले सर्वाधिक विक्षेपण किस रंग का ज्यादा होता है, या फिर विक्षेपण सर्वाधिक किसका होता है, तो भी ध्यान रखना आप बैंगनी का। और कम विक्षेपण किसका होता है? लाल का। तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान देना, यदि आपसे पूछ ले प्रकीर्णन सर्वाधिक किसका होता है, सर्वाधिक किसका होता है, तो वहां भी ध्यान रखना बैंगनी और नीले का। कम किसका होता है साहब? लाल का। यानी लाल का एक फैक्टर में क्या होता है? ज्यादा होता है, वो केवल तरंगदैर्ध्य, बाकी सारी चीजें उसकी कम होती है। ठीक है जी, तो ये आप चीजें आप जरूर ध्यान देना, यहां से एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं। फिर ध्यान देना प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला। और इन्हीं प्राथमिक रंगों से क्या बनते हैं? द्वितीयक रंग बनते हैं। और इन्हीं द्वितीयक रंग में यदि कोई प्राथमिक रंग डाल दें या कोई अन्य रंग डाल दें तो कैसे दिखेंगे? सफेद दिखेंगे। यानी प्राथमिक रंग कौन से? लाल, हरा और नीला, ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना। द्वितीयक रंग प्राथमिक रंगों से मिलकर बनते हैं, और द्वितीयक रंग से यदि कोई प्राथमिक रंग और डाल दें तो क्या हो जाएगा? सफेद दिखने लग जाएगा।
ये आप जरूर ध्यान रखना। आगे देखो, अब आप, बात हो रही थी परावर्तन की, और इसी परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं कौन? दर्पण या मिरर। इस दर्पण या मिरर में आप ध्यान दीजिएगा, मोटे तौर से मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। एक तो होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, यानी सेफ्रल मिरर। समतल और गोलीय दर्पणों में आप देखिएगा, समतल का मतलब होता है एकदम प्लेन, और गोलीय का मतलब किसी गोल भाग को काट कर बनाया गया है। पहले अपन बात करते हैं समतल दर्पण की। यहां अपने एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, एक बार देख लो। दर्पण क्या चीज है? दर्पण का मतलब होता है जिसका एक सतह पॉलिश किया हुआ होता है। सतह कैसी होती है? पॉलिशदार होती है। एक तरफ क्या करते हैं? पॉलिश कर दिया जाता है, तो वो अपारदर्शी होती है। तो सतह इसकी कैसी होती है? पूरी की पूरी एक साइड से पॉलिश की हुई होती है। पॉलिश किसकी कर सकते हैं? पॉलिश अपन कर सकते हैं साहब, रेड ऑक्साइड ही कर सकते हैं, रेड ऑक्साइड ही कर सकते हैं, चांदी की कर सकते हैं ज़्यादा पैसे हो तो, मरकरी या पारा की कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको पॉलिश करते हैं। ये जो दर्पण होती किस घटना पर आधारित होते हैं? परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भाग कितने? दो भागों में, समतल एवं गोलीय। अब एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। समतल दर्पण कहाँ कहाँ अपन देखते हैं और क्या इसका नेचर होता है, प्रकृति किस प्रकार की होती है। समतल दर्पण की पहली बात, अपन जो सुबह सुबह थोपड़ा देखते हैं ना, वो समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण की खास बात क्या होती है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब जो बनता होता है वो कैसा होता है? पार्श्व प्रतिबिंब होता है। पार्श्व का मतलब ये होता है कि आपको राइट का दिखेगा लेफ्ट और लेफ्ट का दिखेगा राइट। यदि टीकी आपने यहां लगाई है तो आपको कांच में यहां दिखेगी, यानी राइट का लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट का राइट दिखेगा। माना कि कोई मैंने आर लिखा है तो आर इस दर्पण में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है जी। तो ये दर्पण प्रतिबिंब आप जब मेंटल एबिलिटी में पढ़ते हो तो वहां से पढ़ते हो। पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। दूसरा कैसा बनता है? आभासी बनता है, यानी इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये एग्जाम में ध्यान रखना। आप सोचते होंगे वास्तविक बनता होगा क्योंकि हम तो दिखते हैं वास्तव में, नहीं। ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो ये जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे बोलते हैं वास्तविक बोलते हैं। तो ये तो पर्दे पर प्राप्त कर नहीं सकते, इसलिए कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो पार्श्व बनता है, आभासी बनता है। अगली चीज, इस समतल दर्पण में यदि किसी व्यक्ति की लंबाई l है, माना कि l लंबाई का कोई व्यक्ति है, तो उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। यदि मैं 5 मीटर का हूं और मुझे मेरा प्रतिबिंब पूरा देखना है तो मुझे कम से कम कितनी लंबाई का कांच चाहिए, दर्पण चाहिए? तो ध्यान रखना l/2 लंबाई का। कितना? l/2 लंबाई का क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। यानी कोई 5 मीटर का व्यक्ति, उसे 2.5 मीटर का तो चाहिए ही चाहिए, क्या? दर्पण चाहिए। 5 मीटर का मतलब, अब 5 मीटर सीधी सी बात बहुत बड़ा होता है। 5 फुट का कोई व्यक्ति है तो 2.5 फुट का क्या चाहिए? समतल दर्पण चाहिए। यदि कोई वस्तु v वेग से किसी समतल दर्पण के सामने ले जाऊं, माना कि कोई ये समतल दर्पण है, उसके सामने ये कोई पेन है, इस पेन को मैं 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से लेके जाता हूं, तो उस आप दर्पण में देखोगे दुगुने वेग से वापस आएगा। तो v वेग से वस्तु को दर्पण की तरफ ले जाने पर 2v वेग से क्या होती, वो प्रतिबिंब गतिशील होता है। 2v वेग से प्रतिबिंब क्या होगा? गतिशील होगा। नहीं, जो आप देख रहे हो, माना कि ये पेन जा रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड से, तो उस कांच में आपको दिखेगा क्या? 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आता हुआ। तो पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, l लंबाई का l/2, v वेग से 2v वेग से क्या होगा? गतिशील होगा। इसी पार्श्व प्रतिबिंब के कारण आप देखते हो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है।
एम्बुलेंस कैसा लिखा हुआ होता है? उल्टा लिखा हुआ होता है, आप देखते ही हो, ताकि कांच में वापस कैसा दिखे? वो सीधा दिखे। फिर अपन बात करते हैं इसी समतल दर्पण की, प्रतिबिंब किससे बनते हैं, कितने बनते हैं? प्रतिबिंब की संख्या। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न बनता है कि माना कि कोई आप नाई की दुकान पर जाते हो, तो आपके जो बाल काटने वाला व्यक्ति होता है उसके सामने एक कांच होता है, जहां आप बैठते हो आपका मुख दिखता है। फिर जस्ट पीछे की ओर एक कांच होता है जो एक विशेष कोण से मुड़ा हुआ होता है, और उस कांच में आपका पिछला भाग दिखता है, और ये पिछला भाग आगे वापस कांच में दिखता है। मतलब विशेष कोण से जो दर्पण होते हैं उसको मोड़ देने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, वो इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? 360 बटा थीटा। मतलब सीधी सी बात है, 360 में जिस कोण पर जो कांच रखे हुए हैं, दर्पण रखे हुए हैं, उसका भाग दे दो। यदि संख्या सम आवे तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, और यदि विषम आए तो उतने ही बनेंगे, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब किस संख्या में बनते हैं? विषम संख्या में बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, माना कि कोई दो समतल दर्पण 60 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो उनसे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो आप करोगे साहब 360 बटा 60, 6 चंगे 36, 6 कैसी है? सम संख्या, तो -1 हो जाए, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना समतल दर्पण में। फिर समतल दर्पण के उपयोग कहां होते हैं? तो एक उपयोग सामान्य तौर से अपन करते ही है, सामान्य दर्पण में अपन सुबह सुबह अपना थोपड़ा देखते हैं। दूसरा पेरिस्कोप में, और तीसरा है कैलिडियोस्कोप में। कैलिडियोस्कोप में अब ये तीनों चीजें क्या होती है? देखो, सामान्य दर्पण तो आप सबको पता है, पेरिस्कोप यानी परिदर्शी। माना कि कोई टैंक है, लड़ाकू टैंक है, उस टैंक के नीचे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और इस टैंक में चला रहा व्यक्ति ये है। अब इस व्यक्ति को ये व्यक्ति कैसे दिखेगा? इस पेरिस्कोप से दिखेगा, परिदर्शी से दिखेगा, क्योंकि इस टैंक चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर एक विशेष कोण से कांच रखा जाता है, जिसे टकराकर उस व्यक्ति तक ये व्यक्ति दिख सकता है। तो शत्रुओं को देखने के लिए परिदर्शी का उपयोग लेते हैं। कैलिडियोस्कोप, इसको बोलते हैं बहुरूपदर्शी। आप बच्चों के पास देखते हो कि एक ऐसे कांच होते हैं जिसमें बहुत सारे चेहरे दिखते हैं, तो बहुरूपदर्शी या कैलिडियोस्कोप में। तो ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, पेरिस्कोप और कैलिडियोस्कोप समतल दर्पण के उपयोग होता है। समतल के बाद आते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण आप देखते हो दो प्रकार के, एक तो होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। अब देखो फर्क क्या होता है, यहां आप लेंस और दर्पण में बिल्कुल कंफ्यूज होते हो, साहब दर्पण कौन सा, लेंस कौन सा। तो एक लाइन बोलता हूं मैं, आप वो ध्यान रखना। जो उत्तल लेंस व्यवहार करता है ना, जो उत्तल लेंस व्यवहार करता है वो अवतल दर्पण व्यवहार करता है, और जो अवतल लेंस व्यवहार करता है वो उत्तल दर्पण व्यवहार करता है। दोनों के सिम्टम सेम होते हैं। नहीं समझ में आई? देखो, उत्तल दर्पण के जो लक्षण होते हैं ना, वो वैसे होते हैं जैसे अवतल लेंस के होते हैं, और अवतल दर्पण के जो लक्षण होते हैं वो उत्तल लेंस के बराबर होते हैं, हुबेहू होते हैं। तो उत्तल दर्पण, पहली बात कि साहब ये किस प्रकार का होता है, तो आप देखते हो इस प्रकार से अपन दो चीजें बांटते हैं। उत्तल कौन सा, तो साहब ये, यानी बाहर तो उबार होगा और अंदर से पॉलिश कर देते हैं। अवतल कौन सा, तो साहब ये, यानी बाहर पॉलिश और अंदर की ओर पॉलिश नहीं करती, वहां उसकी परावर्तक पृष्ठ होती है। तो ये तो कैसी होती, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, और ये होती यहां इसकी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ।
यानी उत्तल की बाहर की ओर परावर्तक पृष्ठ होती है, जबकि अवतल की अंदर की ओर क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ होती है। दूसरा, इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो उत्तल से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और अवतल से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, यहां थोड़ा ध्यान रखना। उत्तल से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आभासी बनते हैं, सीधे बनते हैं। जबकि इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं साहब? वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। अब आते हैं बड़ी छोटे की, बड़ा या छोटा। तो जो उत्तल दर्पण होगा उससे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा ध्यान रखना कैसे बनते हैं, छोटा बनता है। यहां कैसे बनते हैं? छोटा भी बन सकता है साहब, बड़ा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। तीनों लक्षण है इसमें। जबकि यहां इसमें कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है। अब इनके उपयोग देखो, आप उदाहरण देखो कहां कहां होते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग ध्यान रखना, बगल दर्पण में जो गाड़ियों के साइड मिरर होता है उसमें किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। दूसरा, परावर्तक दर्पण में, रिफ्लेक्टेड मिरर में या परावर्तक दर्पण में आप देखते हो रोड के साइड के किनारों पर दोनों ओर की गाड़ियों को देखने के लिए ये परावर्तक दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो बगल दर्पण में और परावर्तक दर्पण में मोटे तौर से यहाँ उपयोग होता है। या बड़ी चीज को छोटा देखने में, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि ताजमहल का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग लोगे? तो उत्तल दर्पण का उपयोग लोगे, क्योंकि इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। फिर होता है अवतल दर्पण। तो ये होता है सेविंग मिरर, सेविंग करते हैं। तो नाई की दुकान पर कौन सा कांच होता है? नाई की दुकान पर कांच होता है अवतल दर्पण। दूसरा, ईएनटी विभाग में तो डॉक्टरों के पास जो ऊपर लगी होती लाइट के पास जो कांच होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण। सोलर भट्टियों में, सोलर प्लेटों में या भट्टियों में वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये मोटे तौर से एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा आता है कि नाई की दुकान पर या सेविंग मिरर कौन सा होता है, ये कौन सा होता है। अब कुछ हद तक डिटेल में प्रश्न बनने लगे हैं तो वो ध्यान रखना वो कौन से बनते हैं। आपसे पूछेंगे साहब अवतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? आपसे पूछेंगे साहब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? तो मैं आपको एक सीधी सी बात कहता हूं, माना कि कोई ये दर्पण है या लेंस है, गोलीय होते हैं, उनके बीच का जो भाग होता है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यानी इंग्लिश में बोलते हैं सी। तो पॉइंट इसको सी से लिखते हैं। माना कि मैंने इसको यहां से काटा, तो इन दोनों के बीच का भाग ये होता है ध्रुव। कौन सा होता है? ध्रुव। जहां प्रकाश की किरणों के जो टकराने के बाद में जो बीच का भाग बचता है उसे बोलते हैं ध्रुव। और जो लंबी सी अपन लाइन खींचते हैं जहां पर वक्रता केंद्र और फोकस आपस में मिलते हैं, प्रकाशिक बिंदु देखो, फोकस, ध्रुव और वक्रता केंद्र तीनों जहां मिलते हैं उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। उस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव से जो सी होता है उसकी आधाई में यानी फोकस होता है, ये क्या होता है? फोकस। इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहलाती है। और ये फोकस दूरी क्या होती है? C बराबर 2f, मतलब फोकस दूरी इस वक्रता केंद्र की आधी होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये होता है मुख्य अक्ष, ये होती है फोकस, ये होता है ध्रुव और बीच में होता है वक्रता केंद्र, जहां पर जिस गोले से आपको इस आपने जो दर्पण प्राप्त किया या लेंस प्राप्त किया। ये थोड़े मोटे मोटे तौर से आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देखिए इसको कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि आप जीवन में कभी प्रतिबिंब गलत नहीं करोगे। चाहे आपको अवतल दर्पण पूछ ले, चाहे आपको उत्तल लेंस पूछ ले, सेम है। आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन खींचनी बस, और उस लाइन में बीच वाले भाग में P या O यानी ध्रुवीय, ध्रुव या जहां पर प्रकाश की किरणें मिलती है O, वो पॉइंट लेते हैं। ये यहां पर माना कि जो अपन ने आप डायग्राम बनाया था अभी, माना कि ये यदि मैं
लूँ, यदि लेंस लेता हूँ, दर्पण लेता हूँ, जो भी लेता हूँ, तो उसका जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्या, ओ या पी। तो मैंने इसको ओ या पी ले ली। इसके इस साइड होता है फोकस दूरी और यहाँ भी होगा फोकस दूरी। यहाँ होता है क्या, सी या वक्रता केंद्र, और यहाँ होती अनंत। इस साइड भी सी और यहाँ भी अनंत। यानी जो मान आप इस साइड लिख रहे हो वो के वो मान उस साइड लिख लो। ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है, यदि आपसे पूछ ले वस्तु या बिंब, और उसका क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब। आपसे एग्जाम में पूछ ले यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि आपसे पूछ ले यदि कोई वस्तु अनंत एवं सी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सी को 2f भी बोलते हैं, एक ही बात है भाई। यदि आपसे पूछ ले यदि कोई वस्तु सी पर रखी हुई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि आपसे पूछ ले यदि वस्तु सी और एफ के मध्य रखी हुई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और यदि आपसे पूछ ले वस्तु एफ पर रखी हुई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और यदि आपसे पूछ ले एफ और पी के मध्य रखी हुई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कुछ नहीं करना है, केवल दिमाग का यूज लेना है। यदि इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आ जाए तो देखो, जब उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की बात होगी तो कैसे बनेगी। यदि आपसे पूछ अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप तो कुछ मत करो, एक लाइन खींच दो। अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। यदि अनंत और सी के मध्य रखी हुई है, यदि यहां कोई वस्तु रखी हुई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के मध्य। यदि कोई वस्तु सी या 2f पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर। और उसका यदि सी और एफ के मध्य रखी हुई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के मध्य। और यदि कोई वस्तु एफ पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। दिक्कत यहां आएगी, एफ और पी के मध्य कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, पी और एफ के मध्य। लेकिन यह प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, सीधा होगा। और यही एग्जाम में प्रश्न आता है। क्यों आता है, क्योंकि अपवादित फॉर्म है। तो यदि वस्तु एफ और पी के मध्य है तो प्रतिबिंब बनेगा पी और एफ के मध्य, लेकिन बहुत ही बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। अनंत पर कभी वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एफ पर। यदि अनंत और सी के मध्य है तो एफ और सी के मध्य, सी पर है तो सी पर। एक ध्यान रखना, यदि कोई भी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। लेकिन बराबर बनेगा, कोई फर्क नहीं, जितनी साइज इसकी है उतनी साइज उसकी बनेगी। सी और एफ के मध्य है, सी और एफ के मध्य तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और अनंत के मध्य। और यदि एफ पर है तो अनंत पर बनेगा, और एफ और पी के मध्य तो पी और एफ के मध्य बनेगा। और ये मैंने कहा ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले पी और एफ के मध्य कोई वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो पी और एफ के मध्य बनेगा, और बहुत ही बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ जाए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बहुत बड़ा बन रहा है तो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और यदि आपसे ऐसा पूछ ले कि कौन सा लेंस होगा तो उत्तल लेंस। ठीक है, इन दोनों में फर्क करना आप। अब अपन देखते हैं प्रकाश की अन्य घटनाएं। अन्य घटनाएं, एक होता है साहब प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, और दूसरा अपन लेते हैं विवर्तन, व्यतिकरण। एक अपन ले लेते हैं वर्ण विक्षेपण। इन चारों घटनाओं का यहां अपन अध्ययन करेंगे और बिल्कुल तार्किकता से समझिएगा, इनमें फर्क तो हल्का सा ही है। आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे उदाहरणों के, उदाहरण दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे। तो देखो, प्रकीर्णन क्या चीज है। प्रकीर्णन का मतलब होता है सामान्य भाषा में बिखरना, यानी रंग किस प्रकार से बिखरते हैं, सर्वाधिक कौन सा रंग बिखरता है, वो किसका एग्जाम्पल है, प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। तो आप ध्यान रखना, प्रकीर्णन का मतलब सामान्य अर्थों में बिखरना, और सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा भाई,
तो जिसका क्या होगा, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना ये भी, प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के क्या होता है, 1/λ4 की घात के समानुपाती, या फिर प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती होता है λ4 की घात के। यानी जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका स्कैटरिंग या प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो यहां अपन को ये बात पता चलती है कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा, बैंगनी या नीले रंग का, बैंगनी या नीले रंग का। न्यूनतम किसका होगा प्रकीर्णन, तो वो होगा साहब लाल रंग का। ये दोनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनके उदाहरणों के, तो प्रकीर्णन के उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। पहला, आप आकाश को कैसा देखते हो, खुले आसमान को कैसा देखते हो, नीले रंग का देखते हो। उसका भी कारण क्या है कि आकाश में मुक्त हुए धूल के कण वो प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, और उसके कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। समुद्र, समुद्र का पानी आपको कैसा दिखता है, नीला दिखता है। उसका कारण भी क्या, प्रकीर्णन। आप सड़क पर लगे हुए संकेतक, सड़क पर लगे हुए संकेतक लाल रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, लाल रंग के। उसका कारण भी क्या है, उसका कारण भी प्रकीर्णन। क्यों, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है, सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग बहुत दूरी से भी आप देख सकते हो। इसलिए आपको ये ट्रेन का ट्रैफिक नियंत्रण करना हो वो भी लाल रंग का होता है। रिफ्लेक्टर अधिकतर लाल रंग के होते हैं। तो ये लाल रंग क्यों लेते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम, तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक, इसलिए इसका जो फैलाव है वो सबसे कम। आप देखते हो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्य जब सुबह सुबह आप उठकर देखते हो लाल रंग का होता है, तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखता है, लाल दिखता है। उसका कारण भी क्या, प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री, यह एग्जाम में कई बार आता है। अंतरिक्ष यात्री को जब बाहर देखेगा तो उसको आकाश कैसा दिखेगा या आसमान कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। अब आप होगा गुरुजी क्यों भाई, क्योंकि अंतरिक्ष में धूल के कण नहीं होते। जब धूल के कण नहीं होते तो वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए जो प्रकाश है वो कैसा है, फैलेगा नहीं, इसलिए वो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है, काला दिखता है। इसी से संबंधित एक वैज्ञानिक थे सीवी रमन। इसी सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और ये रमन प्रभाव किससे संबंधित है भाई, प्रकीर्णन से संबंधित है। इसलिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हीं की याद में अपन क्या मनाते हैं, फरवरी 28 को विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो रमन प्रभाव किससे संबंधित है, प्रकीर्णन से संबंधित है। ठीक है, ये प्रकीर्णन के बारे में आप ध्यान रखना। दूसरा है विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है, माना कि आप देखते हो कोई व्यक्ति है, प्रकाश की जो किरण होती है सीधी और सरल रेखा में गतिमान होती है, इसलिए छाया बनती है। कोई व्यक्ति है, आप उसकी छाया देख रहे हो, तो छाया बीच वाले भाग में ज्यादा होगी और साइड वाले भाग में छाया कम होगी। ये भी नहीं समझ में आता तो माना कि एक दीवार है, उस दीवार के दूसरी तरफ मैं टॉर्च करूं, तो दीवार के जो दूसरी साइड है जहां पर टॉर्च नहीं है, उस साइड भी कुछ प्रकाश पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है कि दीवार का जो कोना है उस कोने से टकराकर प्रकाश की कुछ मात्रा दूसरे भाग में भी पहुंच जाती है। माना कि ये भी नहीं समझो तो ये कोई दीवार है, इतनी मोटी है, ठीक है। अब मैं यहां कोई टॉर्च कर रहा हूं, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इसकी दीवारों से टकराकर दूसरी दिशा में लौट आता है, दूसरी दिशा में चला जाता है। ये घटना विवर्तन कहलाती है। तो दूसरी दिशाओं में भी प्रकाश का पहुंचना, दूसरी दिशा में भी प्रकाश का पहुंचना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का पहुंचना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। फिर है व्यतिकरण। व्यतिकरण के बारे में बहुत बहुत डिटेल से ध्यान रखना।
व्यतिकरण का मतलब होता है, माना कि कोई दो व्यक्ति है, आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। अब यदि दोनों की टोन समान है, समान समय में बोल रहे हैं, तो उनकी आवाज तेज होगी। माना कि वो गीत गा रहा है और गीत दोनों बराबर समय में गा रहे हैं, बराबर टोन निकल रही है, तो वो आवाज तेज होगी। और गीत गा रहे हैं, एक पीछे चल रहा है, एक आगे चल रहा है, तो उनकी टोन मिलेगी नहीं, तो आवाज बिल्कुल कम हो जाएगी और कर्कश हो जाएगी और आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। तो व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण का मतलब होता है दो समान कला संबंध की जो प्रकाशीय किरण है या प्रकाशीय किरण है, यदि वो अध्यारोपित होती है तो उसमें क्या होगा, या तो क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा या विनाशी व्यतिकरण होगा। या तो चमकीला फ्रेम प्राप्त होगा या काला फ्रेम प्राप्त होगा, उसे बोलते हैं व्यतिकरण। अब इस पछड़े में पढ़ के समझ में तो आना नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो यंग नामक एक साइंटिस्ट था, यंग। इस यंग ने इस व्यतिकरण के बारे में बहुत सारे प्रयोग किए थे, इसलिए यंग का द्विस्लेट प्रयोग अपन पढ़ते हैं व्यतिकरण में। तो व्यतिकरण किसे कहते हैं? दो समान कला संबंध स्रोत की प्रकाश की किरणें जब अध्यारोपित होती है, तो या तो वो बहुत अधिक चमकीली होती है या बहुत अधिक काली होती है, तो ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती है। इसके एग्जाम्पल कहाँ पढ़ते हैं? तो आपने देखा होगा कि साबुन की जो बुलबुला होता है, साबुन का बुलबुला या शैम्पू का बुलबुला, वो कैसा होता है? रंगीन होता है। आप देखते हो साबुन के बुलबुले को झाग झाग बना के आप देखोगे ना, तो कैसा दिखेगा? रंगीन दिखेगा। दूसरा, केरोसिन की जो बूंद होती है, केरोसिन की बूंद यदि वो पानी पर है तो कैसी दिखेगी? रंगीन दिखेगी। अलग अलग कलर दिखेंगे आपको, रंगीन दिखाई देगी। तो जो व्यतिकरण के दो एग्जांपल, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखना, केरोसिन की बूंद पानी पर कैसी दिखती है? रंगीन दिखती है। और एग्जांपल, सीढ़ी रंगीन दिखती है, वो भी इसका एग्जांपल देख सकते हो आप। वर्ण विक्षेपण बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है रंगों का विक्षेपण, रंगों का विशेष कोण से विक्षेपण। इसको अपन अलग से देखते हैं, वर्ण विक्षेपण को। वर्ण विक्षेपण, यदि कोई प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, यदि वो प्रिज्म से गुजरे, प्रिज्म का मतलब कांच से बना हुआ होता है एक त्रिकोणाकार आकृति का, यदि वो प्रिज्म से गुजरे तो प्रकाश में जो रंग होते हैं उन रंगों का क्या हो जाता है? विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? विक्षेपण हो जाता है। देखिए आप, माना कि ये कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे जब कोई मैं प्रकाश की किरण डालता हूं तो पहला अपवर्तन होगा और उस अपवर्तन के कारण क्या होगा? पहला विक्षोभ होगा। दूसरा, जब ये वापस बाहर निकलेगी फिर से अपवर्तन होगा, तो ये प्रकाश की किरणें जब निकलेगी तो ये रंगों में बदल जाती है। और इन रंगों के बारे में ध्यान रखना, विबग्योर, विबग्योर। तो सबसे नीचे रंग कौन सा है? बैंगनी है। अब आपसे प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा, सर्वाधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? मैंने तो कहा, क्या कहा था? कि लाल रंग का केवल तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है, बाकी सब कम है। तो कम विक्षेपण किसका हो गया साहब? लाल का हो गया। सर्वाधिक विक्षेपण किसका हो गया साहब? बैंगनी का हो गया। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक कौन सा रंग विक्षेपित होता है? बैंगनी। और सबसे कम विक्षेपित कौन सा होता है? लाल रंग। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। विक्षेपित कौन कर रहा है साहब यहां? तो साहब प्रिज्म कर रहा है। तो प्रकाश को 7 रंगों में कौन बांटता है? प्रिज्म बांटता है। और ये प्रिज्म किससे बनता है? कांच से बना हुआ होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात आप सुनिएगा। क्या सुनना है? इस वर्ण विक्षेपण का एक एग्जाम्पल आता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष उदाहरण है इसका वर्ण विक्षेपण का, उसका कहते हैं इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष के बारे में आपको कुछ चीजें ध्यान रखना। इंद्रधनुष कब दिखता है? बारिश के मौसम में दिखता है। तो ये बारिश के मौसम में ही दिखता है, आए दिन नहीं दिखता, साफ मौसम में नहीं दिखाई देता, तो बारिश के मौसम में दिखता है। इस इंद्रधनुष की क्या खास बातें होती है? इंद्रधनुष को देखने के लिए शाम के समय अधिकतर दिखता है। तो इंद्रधनुष को देखने के लिए आपको सूर्य की तरफ पीठ करनी पड़ेगी। तो इंद्रधनुष को देखने के लिए क्या की जाती है? सूर्य की तरफ पीठ कर दी जाती है। यानी जहां सूर्य उग रहा है उसके विपरीत साइड में क्या बनेगा? इंद्रधनुष बनेगा। तो उसकी तरफ, सूर्य की तरफ आपको क्या करनी पड़ेगी? पीठ करनी पड़ेगी।
तीसरी चीज, यहां प्रिज्म की भांति कौन कार्य करता है? क्योंकि इंद्रधनुष में रंग बिखरे हुए होते हैं, वर्ण विक्षेपण होता है, तो वहां इंद्रधनुष की भांति कौन कार्य करता है? तो वहां काम करता है प्रिज्म की भांति पानी की बूंद। क्योंकि बारिश के मौसम में होता है तो वातावरण में पानी की बूंदें होती है, और इन्हीं पानी की बूंदों के कारण प्रकाश 7 रंगों में बदलता है। तो पानी की बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है। आगे सुनो, इसमें क्या होता है, 7 रंग होते हैं प्रकाश के, और इन्हीं 7 रंगों के आधार पर 2 प्रकार के हो गए साहब इंद्रधनुष। एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक, और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ये थोड़ा चमकीला होता है, रंग साफ साफ दिखाई देते हैं। ये थोड़ा धुंधला होता है, रंग आपको साफ साफ दिखाई नहीं देते। प्रकाश के वही रंग विबग्योर, वापस वही रंग विबग्योर, और इन्हीं विबग्योर की श्रेणी में आपको क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष के बारे में ये सारी चीजें। एक महत्वपूर्ण चीज है, इंद्रधनुष में प्रकाश की कौन सी घटना होती है। यदि आपको सिंगल घटना पूछे तो ध्यान रखना अपवर्तन करना। यदि आपसे पूछे कि प्रकाश में इंद्रधनुष की घटना में कौन सी प्रकाश की कौन सी घटना होती, तो वहां अपवर्तन करना यदि सिंगल ऑप्शन हो तो। और सिंगल ऑप्शन नहीं हो, बहुत सारे आपको दे रखे हैं, तो अपवर्तन भी होता है, अपवर्तन के साथ परावर्तन भी होता है, और परावर्तन के साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ठीक है, मोटे तौर से तो अपवर्तन ध्यान रखिएगा, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको इंद्रधनुष के बारे में ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगली प्रकाश की घटना आती अपवर्तन। पहली परावर्तन, दूसरी रेफ्रैक्शन या अपवर्तन। इस अपवर्तन की घटना में क्या होता है, प्रकाश किस तरह से कार्य करता है वो देखो, बड़े ध्यान से समझिएगा। अपवर्तन की घटना में माना कि कोई प्रकाश की किरण है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो किरण है अपने पथ से भटक जाती है, जाना कहीं और था, चली कहीं और जाती है, वो कहलाता है अपवर्तन। तो प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे अपवर्तन कहा जाता है। तो यहां मैं लिखूं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपवर्तन कहलाता है। अब यहां ये चीज भी ध्यान रखना, अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में होता है, अपारदर्शी में नहीं होता है। किस में होता है, पारदर्शी माध्यम में। अब माध्यम को यदि अपन बांटे तो 2 भागों में बांट सकते हैं। आप कहोगे सर माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या होता है, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो कैसा होता है, सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम का मतलब होता है कि जिसका घनत्व ज्यादा हो, घनत्व ज्यादा हो। विरल का मतलब होता है इसमें घनत्व कम। घनत्व का मतलब क्या होता है कि कण कितने पास पास में, तो जिस माध्यम के कण पास पास में, कणों के बीच में दूरी कम है, वो सघन माध्यम। किसकी तुलना में, विरल की तुलना में। और विरल में क्या होता है कि कण थोड़े दूर दूर में होते हैं, तो इसमें कण क्या होंगे, नजदीक होंगे, जबकि इसमें कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कण क्या होते हैं, दूर दूर। तो माध्यम 2 प्रकार के, सघन विरल। सघन में घनत्व ज्यादा, कण नजदीक नजदीक। विरल की बात करते हैं, घनत्व कम और कण दूर दूर होते हैं। अब अपन बात करते हैं अपवर्तन की घटना किस प्रकार की होती है। तो ये देखिए, माना कि ये पानी है और ऊपर हवा है। ये पानी ले लिया मैंने, ऊपर हवा ले लिया, तो माध्यम कितने हो गए, 2, पानी और हवा। हवा विरल माध्यम है,
हवा कैसा माध्यम है भाई? विरल, क्योंकि इस पानी के जो कण हैं हवा की तुलना में पास पास में, तो ये कैसा हो गया? सघन, क्योंकि ये घनत्व ज्यादा है, हवा का घनत्व कम है, तो विरल माध्यम हो गया। अब अपवर्तन की घटना कैसे होती है? माना कि कोई प्रकाश की किरण आई, जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से भटक जाती है और अपना माध्यम परिवर्तन कर देती है, सॉरी, अपना जो रास्ता है उसको विचलित कर देती है। और यदि मैं इन दोनों के बीच में खींच दूं अभिलंब, तो ये अभिलंब खींच दिया मैंने इस प्रकार से। अब माना कि सघन माध्यम से, मतलब प्रकाश की किरण यदि पानी से हवा में जा रही है तो क्या होगा? जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से चली जाती है, मतलब यहां भी पथ से क्या हुई? अपने विचलित हुई। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए आप, ये तो क्या हो गया? अभिलंब। ये क्या हो गया? आपतित किरण। ये कैसी हो गई? अपवर्तित किरण। ये कैसी हो गई? आपतित किरण। और ये क्या हो गई? अपवर्तित किरण। यानी किरणों ने अपना रास्ता बदला है। तो यहां मैं सीधी सी बात कहूं, यदि अपवर्तन के नियम आपसे पूछे तो पहला नियम तो वही सेम सेम कि आने वाली किरण आपतित किरण, जाकर टकरा कर जाने वाली किरण अपवर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जावे, और यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जावे, तो क्या होगा? और यही याद रखने वाली बात है। यदि सघन से विरल में जा रही, देखो ये सघन माध्यम है पानी, हवा कैसा? विरल माध्यम। यदि सघन से विरल में जा रही है तो इस अभिलंब से दूर जा रही, देखो पहले तो यदि सीधी जाती तो इस प्रकार जाती, ये क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाती। तो यदि सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब से दूर चली जाती है। देखो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से पहले इतनी ही थी, अब बहुत दूर चली गई, तो सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर चली जाती है। जबकि विरल से सघन में जब भी आती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। तो विरल से सघन में जावे तो क्या होगा? अभिलंब के पास, अभिलंब के पास चली जाती है। यह अपवर्तन का दूसरा नियम। तीसरा नियम है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम यानी कोण आई, यानी इंडेक्ट किरण का जो कोण अभिलंब के साथ बनता है, वो अभिलंब के साथ जो अपवर्तित कोण होता है, आर रेफ्रैक्शन जो कोण होता है, तो कोण ज्या के अंदर देखते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट या 1, तो कोण या फिर क्या साइन आई बटा साइन आर बराबर 1, ये क्या है? स्नेल का नियम। यानी ज्या के रूप में जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? 1 होता है। ये स्नेल का नियम है। अब आपसे पूछा जाएगा इनके उदाहरण, उदाहरण, और उदाहरण में जहां कहीं भी आपके सामने नजरों का धोखा होता हो, नजरों का धोखा बहुत बार हुआ होगा, वहां क्या होता है? अपवर्तन होता है। जैसे देखो आप, पानी में कोई गिलास थी, उसमें सिक्का रख दिया, पानी की गिलास है उसमें सिक्का रख दिया, सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। आपने क्या किया? पानी में कोई छड़ डाल दी, रोड डाल दी, वो रोड आपको मुड़ी भी दिखाई देगी, अपवर्तन है।
तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, अपवर्तन है। तारे कभी टिमटिमाते नहीं है, क्योंकि वायुमंडल की परतें होती है, सौर मंडल, समताप मंडल, तो उनसे प्रकाश की किरण टकराते टकराते अपन को पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को तारा हिलता हुआ दिखता है, इसलिए कहते हैं तारे टिमटिमाते हैं। आग चल रही है, आग के दूसरी तरफ कोई भी वस्तु रखी हुई तो हिलती हुई दिखाई देगी, अपवर्तन है। पानी में कोई मछली तैर रही है, आपको ऊपर दिखती है, अपवर्तन है। पानी की गहराई आपको कम दिखती है, अपवर्तन है, लेकिन गहराई ज्यादा होती है, तो ऊपर से देखने पर पानी की गहराई का पता नहीं चलता है। ये सारे अपवर्तन के उदाहरण है। तो मोटे तौर से आप देख लो, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, पानी में वस्तु, यदि पानी में कोई आधी डाली हुई वस्तु है या रोड है या छड़ कह दो, एक ही बात है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में कोई नींबू रखा हुआ है, वो भी कैसे दिखता है, बड़ा दिखता है। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, पानी में रखा हुआ सिक्का वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में कोई मछली तैर रही है, उस पर यदि तीर से निशाना लगाना हो तो मछली के थोड़ा नीचे लगाते हैं, क्योंकि आपको ऊपर दिख रही है, जबकि होती वो कहाँ है, नीचे होती है। तो पानी में मछली ऊपर दिखती है। गहराई आपको कम प्रतीत होती है, पानी की गहराई आपको कम प्रतीत होती है। आग के दूसरी तरफ वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती है, आग के दूसरी तरफ वस्तु हिलती हुई प्रतीत होती है, हिलती हुई प्रतीत होती है। और देखो, यहां ही ले लेता हूं मैं, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य आपको अंडाकार दिखता है, सूर्य अंडाकार दिखाई देता है। तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का अंडाकार दिखाई देना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं भाई, अपवर्तन के। एक ये भी ध्यान रखना, एक बार पूछा हुआ है कि दिन की तुलना में रात 4 मिनट छोटी क्यों होती, अपवर्तन के कारण। तो रात की तुलना में दिन 4 मिनट बड़ा होता है, 4 मिनट बड़ा होता है। उसका कारण क्या है, माना कि पृथ्वी यही सूर्य है, सूर्य यदि डूब भी जाए, मतलब इस पृथ्वी की सतह से नीचे भी चला जाए, तो कैसा होता है कि सूर्य के जो किरणें होती उसके अपवर्तन के कारण 2 मिनट तक सूर्य दिखाई देता है, और जब सूर्य उदय होता है उससे भी 2 मिनट पहले आपको सूर्य उदय दिखना शुरू हो जाता है। इस कारण से रात की तुलना में दिन 4 मिनट क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये मोटे तौर से अपवर्तन के उदाहरण हो गए। और इस अपवर्तन की घटना पर आधारित होते हैं कौन, लेंस। कौन होते हैं भाई, लेंस। कौन होते हैं, लेंस। लेंस किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं साहब, अपवर्तन के सिद्धांत पर। लेंस कैसे होते हैं साहब, पारदर्शी होते हैं। लेंस मोटे तौर से अपन पढ़ेंगे, गोलीय लेंस तो 2 प्रकार के बांट सकते हैं साहब। एक तो होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल या कॉनकेव लेंस। बड़े ध्यान से समझिएगा। उत्तल लेंस में क्या खास बातें हैं, आप देखते हो उत्तल लेंस बीच में से तो उभरा हुआ, साइड से पिचका हुआ होता है। अवतल लेंस को भी आप देखते हो तो बीच में से पिचका हुआ और साइड से उभरा हुआ होता है। तो उत्तल क्या होता है, बीच में से तो उभरा हुआ और साइड से पिचका हुआ। और अवतल को देखोगे तो बीच में से तो क्या होगा, पिचका हुआ, और जो बाहरी कोने होते हैं वो कैसे होते हैं, उभरे हुए। फिर अपन देखते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है उससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक और उल्टे बनते हैं। वास्तविक बनते हैं और उल्टा बनता है, वाउ बनता है।
जबकि अवतल से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं, यानी आभासी और सीधे बनते हैं, तो आसी बनते हैं। अवतल से आसी और उत्तल से वहु, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। उत्तल लेंस किरणों को केंद्रित करता है, इसलिए ये कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस है। तो उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है भाई, अभिसारी लेंस है। जबकि ये किरणों को फैलाता है, इसका मतलब ये किस प्रकार का है, अपसारी लेंस है। तो अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस में फर्क ध्यान रखना। किरणों को फैलाने वाला अपसारी, किरणों को केंद्रित करने वाला अभिसारी। उत्तल अभिसारी, अवतल अपसारी। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, यहां आभासी बनता है और सीधा बनता है, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, छोटा बनता है, बड़ा बनता है और बराबर बनता है, तीनों बन सकते हैं। इससे जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो कैसे बन सकते हैं, हमेशा छोटे बनते हैं। ये आप मोटे तौर से ध्यान रखिएगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस में। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो देख लो आप। उत्तल लेंस का आप सूक्ष्मदर्शी में उपयोग लेते हो, माइक्रोस्कोप में। उत्तल लेंस का आप उपयोग लेते हो कहाँ पर, सूक्ष्मदर्शी में लेते हो, आप लेते हो कैमरे में। और उत्तल लेंस का आप उपयोग लेते हो किसके निवारण में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में। अवतल लेंस के उपयोग कहाँ होते हैं, सबसे मोटी बात कि साहब इसका होता है कि इसमें निकट दृष्टि दोष के उपचार में, सोलर प्लेट्स में। ये मोटे तौर से अवतल लेंस के उपयोग हो गए। उत्तल के ध्यान रखना सूक्ष्मदर्शी, कैमरे और दूरदर्शी, ये मोटे तौर से आप ध्यान रखना। अगला आता है इनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। मैंने तो कहा था एक ही लाइन खींचनी अपन को, बीच में पी या ओ, एफ सी और अनंत, एफ सी और अनंत। अब यहां मैं कोई बिंब रखता हूं, यानी वस्तु रखता हूं, और यहां रखता हूं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। बताओ मुझे, यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कोई नहीं, लाइन खींचनी, अनंत है तो एफ पर, अनंत है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा एफ पर। ये पूरी की पूरी डायग्राम मैंने आपको दर्पण वाले टॉपिक में समझाया है, वापस देख लो एक बार। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए यदि वस्तु यहां रखी हुई तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कुछ नहीं करना, लाइन खींचनी है, बीच में पी या ओ लिखना है, इधर एफ तो इधर भी एफ, इधर सी तो इधर भी सी, और इधर अनंत तो इधर अनंत। अनंत पर रखी हुई तो एफ पर, अनंत और सी के मध्य तो एफ और सी के मध्य, सी पर है तो सी पर, सी और एफ के मध्य तो सी और अनंत के मध्य, एफ पर है तो अनंत पर। लेकिन उल्टी बनती, ये ध्यान रखना हमेशा। एक ही कंडीशन जहां पर सीधी बनेगी, एफ और पी के मध्य वस्तु होगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर है तो एफ पर, अनंत और सी के मध्य है तो एफ और सी के मध्य, सी पर है तो सी पर उतनी बराबर बनेगी, बराबर सी पर है तो सी पर बराबर ही बनेगी, जितनी बिंब है उतनी की उतनी प्रतिबिंब बनेगा। फिर है सी और एफ के मध्य है तो अनंत एवं सी के मध्य, और यदि एफ पर कोई वस्तु है तो अनंत पर बनेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एफ और पी के मध्य कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, पी और एफ के मध्य बनेगा। और ये जो कंडीशन होती है ये होती आवर्धक लेंस की, आवर्धक लेंस, मैग्निफिकेट लेंस। इसमें क्या होता है, यदि वस्तु, अपन जब छोटे बच्चे थे तो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हुआ करता था उसमें एक लेंस हुआ करता था, उसको अपन ऐसे करके बड़ी चीजें देख, मतलब छोटी चीज को बड़ा करके देखते थे। घड़ी साज होता है, घड़ी साज देखा होगा आपने, घड़ियों के छोटे छोटे स्प्रिंग वगैरह को देखने के लिए वैसे वो लेंस का उपयोग लेता है, वो भी कैसा, उत्तल लेंस है। तो वहां वस्तु कहाँ रखते हैं, फोकस एवं ध्रुव के मध्य। तो आवर्धक लेंस में क्या कंडीशन होती है, वस्तु कहाँ रखते हैं, एफ और पी के मध्य, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पी और एफ के मध्य। लेकिन ये जो प्रतिबिंब होता है बहुत ही बड़ा होता है, यानी आवर्धित होता है, सीधा होता है और वास्तविक होता है।
ये तीनों चीजें आप ध्यान रखिएगा आवर्धक लेंस के बारे में। तो ये तो बात हुई किसकी, उत्तल लेंस की। जबकि अवतल लेंस में सीधी सी बात है, अनंत है तो एफ पर, और अनंत और पी के मध्य कहीं भी हो तो पी और एफ के मध्य बनता है, दो ही कंडीशन बनती है। यानी आप देख लो, यदि पूछ ले आपसे अवतल का लेंस का, तो कुछ नहीं, यदि अनंत पर है तो एफ पर बनेगी, और अनंत और पी के मध्य कहीं भी है तो पी और एफ के मध्य ही बनेगा। ये दो ही कंडीशन होती है। एक और ये भी ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले कोई एस पर डायग्राम दे दे तो किस प्रकार से बनाना है इसको। यदि माना कि ये एफ हो गया, ये सी हो गया और ये अनंत हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया और ये अनंत हो गया। अब आपको कह दे यदि कोई वस्तु सी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब उत्तल लेंस है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और सी पर है तो बराबर बनेगा, क्योंकि अपन को लाइन पता है सी है तो सी पर बनेगा। तो देखो पहला तो क्या करना है, यहां से गुजरने वाली एफ से गुजरेगी, दूसरी सीधी की सीधी आप गुजारो यहां से, तो यहां कहां बनेगा, सी पर बनेगा। लेकिन ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी उसकी ऊंचाई यानी बराबर बनेगा। इस प्रकार से क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। अब कुछ और चीजें ध्यान दो, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की किस तरह की क्षमता होती है उसे बोलते हैं लेंस की क्षमता। यानी सीधी सी बात है, जितनी फोकस दूरी ज्यादा होगी उतनी लेंस की क्षमता कम होगी। तो यहां मैं ये लिख सकता हूं कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है, पावर ऑफ लेंस कहलाता है। यानी P बराबर 1/f, F ज्यादा P कम, F कम P ज्यादा। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। और ये जो डायप्टर होता है मीटर में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, मीटर में। यदि सेंटीमीटर आपको दे रखा है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये समता उत्तल की तो कैसी होती है, हमेशा प्लस में होती है, और अवतल की किस में होती है, हमेशा माइनस में होती है। ये ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं ना, मेरे तो चश्मा है माइनस में है साहब, मेरी चश्मा प्लस में है साहब। इसका मतलब क्या है, मतलब आपकी सीधी सी बात है कि यदि माइनस में बोल रहा है तो अवतल लेंस है, प्लस में बोल रहा है तो उत्तल लेंस है। तो ये थोड़ा सा फर्क देखना आप, उस लेंस की समता पर निर्भर करता है। तो लेंस की समता, फोकस दूरी का व्युत्क्रम P = 1/f, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। उत्तल में प्लस, अवतल में माइनस। मात्रक क्या, डायप्टर, किस में लेते हैं, मीटर में। अब एक होता है लेंस का सूत्र, तो ध्यान रखना 1/f = 1/u, यहां माइनस होगा 1/v। u क्या होता है, बिंब की स्थिति, और ये होती प्रतिबिंब की स्थिति, और ये होती है फोकस दूरी, या बिंब की दूरी ले लो, एक ही बात है। स्थिति या दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना हुआ है। ये तीनों फैक्ट्स आपको देखो, या तो आपको फोकस ज्ञात करने को बोलेगा तो ये दी हुई होगी दोनों, जिसकी नहीं दी रखी उसको ज्ञात कर लेना। ये होता है लेंस का सूत्र। और यदि आपको पूछ दर्पण का सूत्र, तो यहां बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना माइनस की जगह, बाकी सेम का सेम रहेगा। ठीक है। अब अपना लास्ट पोर्शन बचता है आंख, और दूसरा बचता है दृष्टि दोष। आंख के बारे में देखिए आप सर,